Okay, students, we are going to start class now. As you can see, this is the paper of JEE Advanced 2020. So many of papers are there. JEE Advanced 2020, 2019, 2018, 2017. You have to do this all the questions. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपको पैटर्न जरूर पता होना चाहिए कि पैटर्न कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता है। तो पैटर्न बच्चों आप लोग को जरूर पता होना चाहिए कि जेई एडवांस का पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर बच्चों को जेई एडवांस का पैटर्न ही नहीं पता है। इसलिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, आप सबसे पहले पैटर्न समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको पैटर्न समझना होगा कि जेई एडवांस का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बच्चों लिखिए जेई एडवांस्ड पैटर्न, पेपर पैटर्न। तो बच्चों जो सबसे पहले इसमें एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो अभी हम लोग पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए उसमें किस तरह सा पैटर्न बना होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो बच्चों पेपर पैटर्न के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिखा भी रहता है कि ओवरऑल पेपर पैटर्न सबसे ऊपर टॉप में इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी रहता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है और लास्ट में बच्चों मैथ्स होता है। ठीक है, फिजिक्स के 18 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 18 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब बच्चों जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो जो बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि लिखा क्या। हो सकता है वो सिंगल करेक्ट आंसर, हो सकता है वो सिंगल करेक्ट हो। अगर सिंगल करेक्ट होंगे तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं कितने, ध्यान से देखिए, सिंगल करेक्ट कितने होते हैं, 6 होते हैं। ध्यान से देखिएगा। और उसमें मल्टी करेक्ट भी कितने होते हैं, मल्टी करेक्ट भी 6 होते हैं। ये ईच पैटर्न का हम लोग बता रहे हैं। जैसे मान लो आपने मैथ्स का एग्जांपल लिया, तो उसमें सिंगल करेक्ट कितने होंगे, 6 होंगे। मल्टी करेक्ट कितने होंगे, 6 होंगे। और इंटीजर टाइप, और इंटीजर टाइप कितने होंगे, वो भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि गलती करने पर आपको क्या करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये तो हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बच्चों बात आती है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बच्चों क्या होती है, तो बच्चों मार्किंग स्कीम ये होती है कि अगर आपने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को अगर सही कर दिया तो +3 है, और गलत कर दिया तो -1 है। तो दैट इज +3 -1। ये पैटर्न आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपने मल्टी करेक्ट को सही कर दिया है तो +4 है, और गलत कर दिया है तो -2 है। समझ गया। उसके अलावा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में बच्चों क्या है, अगर आपने गलती कर दिया तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, और आपने सही किया है तो 4 मार्क्स आपको अबाउट देंगे। तो बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को आपको जरूर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि वहां पे गलत आंसर लिखने पर नंबर नहीं कटते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो बच्चों ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न पहले आपको जरूर से जरूर क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों को पैटर्न ही अभी तक नहीं क्लियर है, तो वो गलत सलत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये सोच के कि उसमें मार्क्स कट जाएंगे, जबकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं कटते हैं। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो आदित्य तुमको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन 1 है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन 1 है ना, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, बस उसको एडवांस में थोड़ा सा बड़ा करके दिया गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों ये मेंस का ही क्वेश्चन है और एडवांस में दे दिया गया है। सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चन को लिखोगे तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट यहाँ पे प्रिंट किया। तो बच्चों इसको करना आप चालू कर सकते हैं, करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सी डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों आपके पास कभी भी कोई पॉलिनोमियल दी जाती है, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल है यहाँ पर, ध्यान से लिखिए। सबसे पहले वो पॉलिनोमियल है x² + 20x - 2020।
तो बच्चों अगर इसके जो रूट्स होते थे अल्फा और बीटा, तो आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते थे। तो बच्चों अगर इसके रूट्स हैं ए और बी, तो आप इसका सम ऑफ रूट्स लिख सकते हो, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि -20 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हो, यानी अल्फा इंटू बीटा, जो यहाँ पर ए इंटू बी का काम कर रहा, वो होगा सी बाई ए। तो बच्चों वो हो जाएगा -2020। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आपके पास दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर -20x प्लस 2020। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप इसको करना स्टार्ट करिए। इसके रूट्स क्या है, सी और डी। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स आप लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना होगा 20, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा 2020। अब जो आपको इक्वेशन को एवेल्युएट करना है वो है AC टाइम्स A माइनस सी, AD टाइम्स, लिखना स्टार्ट करिए भाई, यस सर AC कर रहा हूँ। टाइम्स A माइनस सी, AD टाइम्स A माइनस डी। क्या बेटा आंसर आ गया? सर 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है करो, आराम से करो, गलती मत कर देना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दिस इज सिंगल करेक्ट, यानी कि +3 -1 है। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग में जल्दी में गलत आंसर मत निकालिएगा। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बातें आपको खुद क्लियर होने लगेंगी, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपको ऐसे टर्म्स जनरेट करने होंगे जिसमें a प्लस बी, सी प्लस डी, ए बी और सी डी दिखाई दे, क्योंकि हमें उन्हीं की वैल्यूज पता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। करें, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स ऐसे करने हैं ताकि उसमें a प्लस बी, सी प्लस डी, ये सारे टर्म आपको जनरेट हो। तो बच्चों बहुत आसान है, आप क्या करिए, ए स्क्वायर के सी के साथ, देखिए आपने ए स्क्वायर सी लिया, ए स्क्वायर सी के साथ आप एक दूसरा टर्म ले लो। कौन सा लोगे, ए स्क्वायर डी ले लो। देखो ए स्क्वायर सी के साथ ए स्क्वायर डी ले लो, क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर बच्चों बी स्क्वायर सी के साथ आप बी स्क्वायर सी के साथ आप बी स्क्वायर डी ले लो, क्योंकि बी स्क्वायर डी भी यहाँ पे मौजूद। ठीक है, समझ गए, बोलो भाई समझ में आया? उसके बाद बच्चों आप सी स्क्वायर का टर्म, ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, सी स्क्वायर का टर्म कॉमन लो। तो सी स्क्वायर के क्या साथ क्या आएगा, सी स्क्वायर के साथ आ रहा है एक माइनस का ए आ रहा है सी स्क्वायर के साथ, और एक माइनस का बी आ रहा है, ये सी स्क्वायर के साथ टर्म आ रहा है। फिर बच्चों आप डी स्क्वायर का टर्म लो। जब आप डी स्क्वायर का टर्म लोगे तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस का ए आ रहा है, माइनस का बी आ रहा है। तो बच्चों अगर आप इसको ढंग से सारे स्टेप्स दोबारा सर लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। क्या आंसर आया बेटा? 16,000। ओके 16,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी आसान था, आप देख सकते हैं काफी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो बस ऐसा ही आपको एग्जाम में भी काम करना होगा, पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं करने जो आपको नहीं आते। तो बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये सी प्लस डी हो गया, माइनस ये बच्चों ए प्लस बी हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बच्चों आप वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। सी प्लस डी कितना है बच्चों, आप बता सकते हैं सी प्लस डी कितना है, इनकी वैल्यूज आप बताइए जरा। सी 20। प्लस डी है आपका 20, ये हो गया 20 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू है -20, माइनस -20। प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए 20 पूरी क्वेश्चन में कॉमन है, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकालना हो तो वो काफी आसान काम होता है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को लिखेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2c। अब बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज आप जानते हैं,
उनको आप पुट कर दीजिए। जब बच्चों ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 16,000। तो दिस इज अ वे। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी था, लेकिन है तो ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक टर्म इसमें बढ़ा करके दे दिया है। लास्ट में इन्होंने बी टाइम्स बी माइनस डी को बढ़ा दिया और क्वेश्चन जेई मेंस का ही। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 100% क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। इसमें कुछ भी नहीं, क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो आपको एडवांस में मिला। ओके बच्चों, हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने की कोशिश करिए और मेरे को उसका जवाब दीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहले अगर आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। करना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों आप। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ देखिए कि जो फंक्शन की डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है और जो फंक्शन की कोडोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके पास क्या है, जो फंक्शन है वो बहुत ही अटपटा टाइप का है, यानी कि वहां पर क्या लगा हुआ है, एक मॉड एक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉड एक्स लगा हुआ है। और बच्चों मॉड आपके लिए कोई नया नहीं है, मॉड एक्स को आप पहले ही से जानते हैं। यानी बच्चों अगर आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन को आप क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन को बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो फंक्शन है आपका वो डिफाइन हो सकता है। कैसे डिफाइन होगा? तो कहोगे अगर x पॉजिटिव है, यानी मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है, यानी कि x अगर पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। और अगर x नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बच्चों हमारी क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो स्टेटमेंट दिए गए, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में प्रेडिक्ट करना है। तो बच्चों 1 1 फंक्शन वही होते हैं, या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो 1 1 हो सकता है, या डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो वो 1 1 हो सकता है। और बच्चों आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि 1 1 फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफाइन करने के लिए आपको बताया गया है कि आप क्या लेते हैं कि अगर फंक्शन का f डैश x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही तो सब कंसेप्ट होता है। तो बच्चों यहां पर अब आप 1 1 की एल्गोरिथम तो लगाओगे नहीं कि fx1 बराबर fx2। भाई एल्गोरिथम लगाने से आपके पास कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, या आप ऑब्जर्वेशन से तो चेक नहीं कर पाओगे कि x 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, क्या हर x पर उसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है? ऐसे भी चेक नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि sin 2 आप जानते नहीं हो, sin 3 आप जानते नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं? हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बच्चों हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल। चलिए बच्चों डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेरिवेटिव बच्चों आपने अब तक निकाल लिया होगा। क्या निकला है? ये निकला है 2x माइनस, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, x sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बच्चों करें x sin x का, तो पहले x का कर देते हैं, 1 हो जाएगा, सिर्फ sin x दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? अब x का नहीं करते हैं, अब हम x का नहीं करते हैं, sin x का करते हैं, तो ये x cos x नजर आएगा। किसके लिए? जब x पॉजिटिव। तो ओवरऑल बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, जब आपका x क्या है? पॉजिटिव है। बोलो भाई समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। आइए नीचे वाले को करें। नीचे वाला क्या है बच्चों? वो है -2x, फिर आपके पास है x sin x, और बच्चों x sin x का भी जस्ट आपने ऊपर किया, लेकिन बाहर पॉजिटिव साइन है तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी x cos x भी और प्लस sin x। किसके लिए होगा? जब x नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सब समझ गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों x पॉजिटिव के लिए भी आप फंक्शन समझ गए हैं, नेगेटिव के लिए भी समझ गए हैं। अब आपको चेक करना है कि यहां पर क्या होने वाला है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात सिखाई जाती है, उस बात को बहुत अच्छे से आपको क्लासरूम में प्रोग्राम में पढ़ाया भी जाता है। एक रिलेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स में और y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वो रिलेशन क्या आप लोग जानते हैं कि बच्चों साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। क्या आप सभी लोग जानते हैं? इस तरह से बनता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ Yes, और sir. y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे बनता है बच्चों ये। तो बच्चों आपको यहाँ पर इसी को यूज करना है और देखना है किस ग्राफ की हाइट ज्यादा है और किस ग्राफ की हाइट कम है। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको ये काफी बार क्लासरूम प्रोग्राम में तो एटलीस्ट पढ़ाया ही जाता है। तो बच्चों आपके पास जो डाटा दिया है 2x माइनस एक्स साइन एक्स, उसको लिख लो, उसका एक x ब्रेक कर दो, उसका एक x ब्रेक कर दो, मतलब x माइनस साइन एक्स लिख दो। तो तुम कहोगे एक x बचा, वो एक x जो बचा वो x माइनस एक्स कॉस एक्स लिख दो, उसको लिख दो x माइनस एक्स कॉस एक्स, और उसमें से x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स फॉर x पॉजिटिव। इसको बच्चों मैंने रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। उसी तरीके से जो बच्चों नीचे माइनस 2x है उसको माइनस एक्स दो बार करके लिखो, तो यानी एक बार बनेगा साइन एक्स माइनस एक्स, समझे मेरी बात, और एक बार x टाइम्स बनेगा cos x माइनस 1, ये बनेगा जब x आपका नेगेटिव। अब बच्चों आपको यहां पर जज करना होगा, क्या ये जब x पॉजिटिव है तो क्या आपका f डैश x पॉजिटिव आ रहा है क्या कि नेगेटिव आ रहा है? इसको चेक करो, इसको चेक करो पहले। तो तुम कहोगे सर x माइनस साइन एक्स जब x पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिए, जब x पॉजिटिव होता है तो x माइनस साइन एक्स क्या होता है? x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होता है जब x पॉजिटिव होता है। कहां से दिख रहा है? ग्राफ से दिख रहा है। ग्राफ से दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर बनता है। और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं प्रॉपर बना करके। ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो बच्चों जब x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब इस वाले रीजन में होगा, तब y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू y इक्वल टू साइन एक्स से ज्यादा होगी, यानी कि x माइनस साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी बच्चों ये पहला टर्म तो आपका पॉजिटिव बन गया, ये क्या है? पॉजिटिव। अब बच्चों हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की बच्चों लीस्ट वैल्यू क्या होती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये तो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा है। तो 1 माइनस कॉस एक्स तो बच्चों पॉजिटिव है ही, और साथ में एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा तो भी पॉजिटिव है, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव है। तो बच्चों आपका कहने का मतलब ये है कि आपका f डैश x पॉजिटिव है फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपका f डैश x पॉजिटिव है फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? तो बच्चों यहां पर आपका f डैश x क्या हो गया? ये पॉजिटिव है। f डैश x अगर पॉजिटिव होता है बच्चों तो आपको क्लियर कट बताया जाता है कि जो फंक्शन है वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। दैट इज fx क्या होगा बच्चों? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आई ये बात? बात समझ में आई? Yes, sir. उसके बाद बच्चों नीचे वाला पैटर्न देखिए, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वहां से जज कर लेते हैं। तो बच्चों साइन एक्स माइनस एक्स जब x नेगेटिव हो, तो बच्चों जब आप x नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो x नेगेटिव यानी यहां वाले रीजन की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको ब्लू कलर से ब्लिंक कर रहा हूं, इस रीजन की बात कर रहा हूं। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान दें कि साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ नीचे है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है क्योंकि वो रेड कलर से है, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ब्लैक कलर से, वो नीचे की तरफ है। तो उसका मतलब आप समझ गए कि अगर x आपका क्या है? नेगेटिव है, तो साइन एक्स x से बड़ा होता है, यानी कि साइन एक्स माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसका मतलब बच्चों x नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और बच्चों cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, तो बच्चों cos x अगर -1 करोगे और cos x की कोई भी वैल्यू डालते, लेट से आपने cos x की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये तो 0 आ गया, तो ये तो फॉल्स कर गया।
फिर से देखो cos x की कोई और वैल्यू डालो। कहने का मतलब ये है कि cos x -1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा फॉर x नेगेटिव के लिए। पहले आप उसको चेक कर लो और हमको बताओ। अगर x नेगेटिव है तो cos x -1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या इसमें x आप 0 डाल सकते हो? 0 तो डलेगा नहीं, क्योंकि x लेस देन 0 लिखा है, इक्वल टू 0 तो लगा नहीं है। तो x जब नेगेटिव होगा तो cos x -1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ भाई, cos x -1 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्या ये आप देख पाते हो x नेगेटिव के लिए? तो बच्चों अगर आप इसको नहीं देख पाते हो, आप ग्राफ से सोच सर लो। नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? कहोगे सर ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। अगर आप नहीं समझ पाते हो, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बना लो, और y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ बना लो। ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x को नेगेटिव कर दो। x नेगेटिव कौन से रीजन में होगा, इस रीजन में होगा। तो बताओ बच्चों, cos x का ग्राफ ऊपर है कि 1 का ग्राफ ऊपर है y इक्वल टू 1 का? तो तुम कहोगे y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ऊपर है और cos x का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब क्या होगा, cos x -1 कैसा होगा बच्चों? अब तो ग्राफ से तो क्लियर हो गया होगा कि cos x -1 क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि cos x का ग्राफ नीचे है। अगर 1 माइनस cos x होता तो पॉजिटिव होता, cos x -1 है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और बच्चों बाहर जो x है वो भी नेगेटिव है, ध्यान से देखिए। और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहला टर्म sin x - x वो भी पॉजिटिव है, और जो दूसरा है x टाइम्स cos x -1 वो भी पॉजिटिव, क्योंकि बाहर x नेगेटिव है, वो मल्टीप्लाई होकर के उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए आपका जो f डैश x है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, fx इंक्रीजिंग है। fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है कि आपका f डैश x कैसा है, पॉजिटिव है फॉर x लेस देन 0 के लिए। दैट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि fx जो है, चाहे वो x पॉजिटिव हो चाहे वो x नेगेटिव हो, उसके लिए वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब x क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन की रेंज क्या हुई, डोमेन क्या हुई, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों पहले तो आप देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है। तो बच्चों ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये लगातार -∞ से +∞ तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, 1 1 होते हैं, क्योंकि वो हर डिफरेंट एक्स पे अपनी डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई, ये 1 1 है। तो बच्चों अगर ये 1 1 फंक्शन है तो बच्चों इसकी डोमेन भी आपको क्लियर है। इसकी डोमेन क्या है, -∞ से +∞ पे ये इंक्रीजिंग है, तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स। और इसके अलावा बच्चों क्या हो गया, इसकी जब आप रेंज निकालोगे तो रेंज भी क्या है, बताइए रेंज क्या है बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रेंज क्या है। तो भाई इस फंक्शन की रेंज क्या है, आप बता सकते हैं इस फंक्शन की रेंज क्या है? क्योंकि अगर फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स है, अगर फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन क्या आप इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनाओगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ नीचे से भी तो बन सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ नीचे से भी तो बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस ग्राफ को नीचे से बना लो, लेट्स से वो ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है इंक्रीजिंग, 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 हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ऑन टू। ऑन टू। क्योंकि फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर है। अब बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एवरी एक्स के लिए, तो इंक्रीजिंग का मतलब 1 1 तो हो गया, लेकिन ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? उस फंक्शन की रेंज जो इसकी कोडोमेन रियल नंबर्स के अगर बराबर आ गई तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। तो बच्चों ये तो आप देख ही सकते हैं कि इंक्रीजिंग वो कहीं से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? फंक्शन ऑन टू होगा। और चाहे बच्चों डिक्रीजिंग भी होता तो भी ये क्या होता? तो भी ये 1 1 और ऑन टू दोनों होता, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन की भी यही प्रॉपर्टी सेम निकल करके आती है। तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। लेकिन अगर बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि f डैश x एक बार पॉजिटिव होता, f डैश x एक बार नेगेटिव होता, तो उस केस में ये फंक्शन क्या होता? 1 1 नहीं होता, क्योंकि एक बार वो इंक्रीज करता और एक बार डिक्रीज करता। तो उसका ग्राफ कैसे बनता? उसका ग्राफ ऐसे बनता, एक बार डिक्रीज करता, ध्यान से देखिएगा इधर, एक बार डिक्रीज करता, एक बार इंक्रीज करता, तो फिर वो 1 1 नहीं कहलाता। मेरी बात समझ में आई? ये चीज होती है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसका आंसर हो गया बच्चों 1 1 और ऑन टू। मैंने काफी देर तक इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, और अगर आपको 1 1 ऑन टू नहीं भी आता है तो भी आप समझ गए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों सही आंसर है वो है सी पार्ट, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ओके बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर नाचेंगे गाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक और इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों इजी क्वेश्चन पहले किए जाते हैं, टफ क्वेश्चन बाद में किए जाते हैं। तो रेडी फॉर द इजी क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करेंगे। दिस इज जेईई एडवांस 2020। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके मेंस लेवल का ही है, इसलिए पहले हम लोग उसको करेंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मैं इसको क्रॉप कर रहा हूं अभी और आपके सामने लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, this is let a, b and lambda be positive real numbers. Suppose p is an end point of the latest rectum of the parabola. तो पैराबोला, सबसे पहले बच्चों हम लोग पैराबोला देखते हैं। क्या है पैराबोला? पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x। और बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू 4ax, तो आपको क्या दिखाई देगा कि 4a की जगह क्या है, क्या लिखा हुआ है? 4a की जगह लिखा हुआ है 4 लैम्डा। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पर a जो है वो लैम्डा की तरह ट्रीट हुआ। ठीक है। अब बच्चों अगर ये शिफ्टेड तो है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह दिखा रहा है, तो आप स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो जानते हैं, तो आप उसको पहले बना लीजिए। तो बच्चों दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो यहाँ पर देखने के साथ साथ आप सबसे पहले क्वेश्चन भी देखते रहिएगा, उसमें लेटेस्ट रेक्टम का जिक्र किया गया है। लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं? लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं जो फोकस से पास करो और एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रही है। तो उसका फोकस क्या होता है बच्चों? a,0 होता है। तो भाई इसका फोकस क्या होता है? वो होता है a,0। सभी बच्चों को पता है। तो a की जगह क्या आएगा? λ,0। और लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,2 है, यही तो होते हैं। तो आप इसके पॉइंट हो जाएंगे λ,2 लैम्डा, क्योंकि a यहाँ पर लैम्डा की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है। एंड सपोज एलिप्स, आपके पास बच्चों एलिप्स भी है, वो पास कर रहा है इस पॉइंट P से। ये बच्चों पॉइंट P है, इससे एलिप्स भी पास कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप एलिप्स को ऐसे ही डायमेट्रिकली बना लो और उसको पास करा दो। एलिप्स कैसे बनेगा बच्चों? आप एलिप्स एक रफली बना लो, एलिप्स ऐसा कोई एलिप्स हुआ होगा। ठीक है। इसको आप दोबारा बनाना चाहो तो दोबारा भी बना सकते हो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो आप उसका थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम ही बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये बच्चों मैंने उसका एक प्रॉपर डायग्राम अभी जस्ट आपके सामने बनाया है। तो ये बच्चों एलिप्स हो गया, ठीक है। और अगर आपको कम समझ में आ रहा तो मैं इस डायग्राम को दोबारा जज कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब ये एलिप्स आपको एकदम प्रॉपर नजर आएगा, ठीक है बच्चों। अब कहा गया है कि ये एलिप्स इस पॉइंट पी से पास कर रहा है इफ द टैंजेंट टू द पैराबोला एंड द एलिप्स एट पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पी पॉइंट पे बच्चों बहुत अच्छा सा रिलेशन दिया गया है। पी पॉइंट पे एक बार टैंजेंट ड्रॉ की गई है, एक बार पैराबोला पे और एक बार एलिप्स। तो बच्चों इतना समझ गए हो तो स्टार्ट करो। तो आप पैराबोला की इक्वेशन बताओ क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x। इसको बच्चों डिफरेंशिएट करो तो यह जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये बात समझ में आई। तो बच्चों यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल आएगा, वो हो जाएगा 4 लैम्डा अपॉन 2y। और बच्चों आपको स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालना पड़ेगा टेंजेंट का, दिस इज लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। समझ में आता है, समझ में आता है। यानी कि 4 लैम्डा अपॉन 2y, y की जगह बच्चों आप क्या डाल दोगे, 2 लैम्डा डाल दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बच्चों dy बाई dx आपका निकल के आ गया फॉर पैराबोला दैट इज 1। और बच्चों हमारे पास ये भी डाटा गिवन है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, आपके पास बच्चे जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है उसको भी लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। अब बच्चों उसको करो तो एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर का क्या बताया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई समझ में आया, इसको प्रॉपर लिख देते हैं, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 पूरी इक्वेशन से उड़ा देते हैं तो आपके पास यहां से आ जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल करके आ गया है, दिस इज माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या निकल के आएगा बच्चों, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पे क्या निकल के आएगा, दिस इज माइनस एक्स बी स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है लैम्डा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है 2 लैम्डा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू निकल के आई है माइनस बी स्क्वायर बाई 2a ए स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आपका स्लोप निकल करके आ, क्या बात समझ में आई, m1 आ गया, m2 आ गया। अब बच्चों दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए, यानी कि पहले का स्लोप ये था, दूसरे का स्लोप ये है, तो आप दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए तो आपके पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। समझ में आता है। और बच्चों अगर ये रिलेशन आ गया तो उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया, इसमें कहा गया है कि आपको इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। और एसेंट्रिसिटी बच्चों क्या होती है, उसका फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको एसेंट्रिसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको पता होना चाहिए कि a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है। ये दोनों केसेस आपको जज करने पड़ेंगे। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो b की वैल्यू √2 टाइम्स है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या a ग्रेटर देन b नहीं है, यहाँ पर b ग्रेटर देन a साफ साफ समझ में आ रहा है। इसलिए बच्चों एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाते समय ध्यान दीजिएगा, आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, आपके पास ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों ई की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आ रही है, तो
बच्चों इसकी इसेंट्रिसिटी निकल के आई है 1/√2। क्वेश्चन फिनिश हो गया है बच्चों, इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर है ए पार्ट। क्या समझ में आया आप लोग को? समझ में आया बेटा? यस सर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाई इन द रीजन। इस रीजन में लाई करने वाले रेक्टेंगल्स, कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। और रीजन बच्चों आपको एक ग्राफ की तरीके यानी एरिया की तरीके से डिफाइन किया गया। तो आपको y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ बनाना है जब x 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, एंड हैविंग वन साइड ऑन x एक्सिस and the area of the rectangle which has the maximum perimeter among all such rectangles is। यानी बच्चों ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आपको क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया जाता है और उसमें आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किस तरह के किए हैं? आप इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि अ कोन हैज अ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी स्लांट हाइट, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास गिवन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमा मिनिमा लगाने से पहले आपको उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा जिस रेक्टेंगल की एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। और वो रेक्टेंगल किस रीजन में है? वो इस रीजन में है जो आपके पास गिवन है। तो पहले जो रीजन है बच्चों उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या आप पहले तो ये देखो कि y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो? और नहीं बना पाते हो तो उसकी एक टेक्निक होती है, जो ग्राफ चाहे कोई भी हो सारे बन जाते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी है ऑलरेडी। मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी ग्राफ आए तो आप एक ही एक्सिस पे सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन के प्रिपेयर हो गया। उसके बाद बच्चों आप y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाओ। तो बच्चों बनाने से पहले पॉइंट जरूर लिख लेना, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब बच्चों अब आप दोबारा ग्राफ बनाओ किसका? y इज इक्वल टू, किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाना स्टार्ट करिए। और बच्चों y इज इक्वल टू साइन x से अगर आप y इज इक्वल टू साइन 2x की तरफ जाएंगे तो मैंने बताया था जो भी पॉइंट होंगे वो हर पॉइंट ऑटोमेटिक किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से, क्योंकि साइन 2x है तो 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 3x है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2, 3π/4 और वो हो जाएगा पाई। ये हो गया बच्चों, अब ग्राफ आपका एज इट इज बन जाएगा। बोलो भाई समझ में आया? तो ये बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये y इज इक्वल टू साइन 2x का। अब बच्चों में किसका ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है फाइनली y इज इक्वल टू 2 sin 2x का। तो बच्चों बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करिए, वही सारे पॉइंट्स आप नीचे प्लॉट कर लीजिए और उसकी हाइट बढ़ा दीजिए और ग्राफ सिर्फ इतना ही बनाइए जितना आपको जरूरत है। ये देखो मैंने बच्चों इसकी हाइट बढ़ा दी। तो 0 से π/2 के बीच में बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपका x कहा गया है कि वो x 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में बच्चों आपका ग्राफ होगा वो सिर्फ इतना ही बनेगा। ध्यान से देखिए, आपने y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ बनाया जब x 0 से π/2 के बीच में है, क्योंकि ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ। और ग्राफ बनाने के बाद बच्चों आप इस ग्राफ को यहाँ पर दोबारा ट्रेस करिए और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। ग्राफ को बच्चों लोग दोबारा ट्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों मैंने ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि मैं उसके अंदर रेक्टेंगल भी बना पाऊँ। तो बच्चों आप समझ गए हो 0 से π/2 के बीच जब x होगा तो इस तरह से आपको ग्राफ नजर आएगा, ठीक। अब बच्चों आपसे कहा गया कि जो उसके अंदर रेक्टेंगल है उसकी एक एक्सिस x एक्सिस है, उसकी एक एक्सिस है x एक्सिस। तो x एक्सिस एक उसकी, ये देखो साफ साफ क्वेश्चन में किया गया है कि इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल वैसे बनेगा कैसे? आप रेक्टेंगल एक बार बना के सोचो तो उसके अंदर, और उसका पेरीमीटर क्या, वो मैक्सिमम करना है। तो पहले बच्चों आप जब करोगे तभी स्ट्राइक करेगा, तो पहले आप रेक्टेंगल बना लो कोई भी एक,
ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, मैंने रेक्टेंगल बना दिया और क्लियर कट मैंने रेक्टेंगल की एक साइड एक्स एक्सिस पे ही रखी है। आप ध्यान देखो, उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे रेक्टेंगल कहाँ अप्लाई कर रहा है। और ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये पॉइंट है π/4। ये पॉइंट कितना है, π/4। और बच्चों हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए। इस रेक्टेंगल का क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर बच्चों कैसे निकालेंगे, अब इस बात पे सवाल खड़ा होता है। क्यों भाई, अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होगी, रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए होगी और रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए होगी। जब तक ये दो चीजें नहीं मिलेंगी तब तक हम पेरीमीटर उसका नहीं निकाल पाएंगे। बोलो भाई, समझ में आता है। तो बच्चों हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जितनी लेंथ आगे होगी उतनी ही लेंथ ये पीछे भी होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा मान लो, क्योंकि एंगल के टर्म्स में दिखानी है लेंथ। अगर ये अल्फा है बच्चों तो ये भी क्या होगी, अल्फा होगी। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें कि π/4 के दोनों तरफ क्या है, जो उसकी लेंथ है वो एंगल के टर्म्स में, तो जितना π/4 प्लस अल्फा होगा उतना ही π/4 माइनस अल्फा होगा। तो फिर रेक्टेंगल ठीक बीचों बीच बना है। क्या ये बात समझ में आती है आपको, बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आती है। यानी कि इसकी बच्चों जो यस सर। लेंथ हो गई, इसकी जो बच्चों लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई, वो क्लियर कट आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी लेंथ तो बच्चों आपको समझ में आ रही होगी, वो 2 अल्फा। कितनी है, 2 अल्फा। बोलो भाई, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 अल्फा। बोलो भाई, लेंथ जो इसकी कितनी है, 2 अल्फा। और यस बच्चों सर, को 2 ब्रेथ अल्फा। निकालनी है। और अगर उनको ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये इसकी ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद ही हम पेरीमीटर के काम करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ब्रेथ इसकी अभी मैं डार्क कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से डार्क। तो ब्रेथ अगर हम निकालना चाहते हैं तो बच्चों हम एक काम कर लेंगे कि हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 sin 2x पे लाई कर रहा है, ठीक है। और ये कौन से x पे पॉइंट निकलेगा, π/4 प्लस अल्फा पे। तो बच्चों आप एक काम कर लो, y इज इक्वल टू 2 sin 2x में x की जगह डाल दो π/4 प्लस अल्फा। तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास इसका y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, y कोऑर्डिनेट। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे π/4 प्लस अल्फा, तो हम y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू 2 sin 2x में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज π/4 प्लस अल्फा। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 अल्फा। क्या समझ में आया, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, इसकी ब्रेथ हो गई 2 cos 2 अल्फा। अब बच्चों आपको पेरीमीटर पकड़ना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस 2 टाइम्स 2 cos 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, ये आपका पेरीमीटर है। अब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अल्फा यहाँ पे एक पेरीमीटर है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dp बाई डी अल्फा। तो 4 अल्फा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 4 अल्फा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 cos 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4 sin 2 अल्फा, और अल्फा का कोफिशिएंट यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी, दिस इज, कितनी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, ये जो भी वैल्यू निकल के आई, अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। चलो बच्चों करना स्टार्ट करो जल्दी से, और जीरो करके बताओ यहां से आ क्या रहा है। For obtaining the maximum and minimum value of the function we must have dp by d alpha is equal to 0। तो यहां से बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4/2। 4/2 का मतलब 2 हो गया। तो यहां से फिर कोई वैल्यू निकल भी रही कि नहीं निकल रही,
क्या निकल के आ रही है वैल्यू? sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। मैं इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट। इसका डिफरेंशिएशन अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार फंक्शन को फिर से प्रॉपर लिख करके। दिस इज p इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा, क्या आया? p इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा प्लस cos 12, ये निकल गया है। इसको अगर सही से लिखें तो दैट मींस यहां से आपने क्या निकाला? dp बाय डी अल्फा निकाला। तो 4 कॉमन हो जाएगा बाहर, अल्फा का हो जाएगा 1, और sin 2 अल्फा का क्या होता है बच्चों? sin 2 अल्फा का होता है cos 2 अल्फा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। sin 2 cos 2 अल्फा का होगा sin 2 अल्फा, लेकिन माइनस sin 2 अल्फा लिखोगे आप, और 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 हो जाए। तो बच्चों इसको जब आप 0 करोगे तो sin 2 अल्फा आपका हाफ आ रहा है कि 2 आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो। यानी कि बच्चों sin 2 अल्फा अगर हाफ है तो हाफ किसकी वैल्यू होती है? sin पाई बाय 6, यानी यहां से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। यहां से बच्चों 2 अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। ठीक है, अब बच्चों आपको करना क्या है? आपको निकालना है एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2 अल्फा, और ब्रेथ कितनी है? 2 cos 2 अल्फा। ये होता है एरिया। 2 अल्फा की वैल्यू बच्चों पाई बाय 6 है, और 2 cos 2 अल्फा, 2 अल्फा इज पाई बाय 6। तो बच्चों ये कितना आ गया सॉल्व होकर के? दिस इज पाई बाय 6 इनटू 2 इनटू cos पाई बाय 6, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3 बाई 2। तो इसका आंसर बच्चों कितना निकल के आया? ये आ गया पाई अपॉन 2 रूट 3, पाई अपॉन 2 स्क्वायर। हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने कर दिया है, और जिनको अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आता होगा तो वो क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको साइन के ग्राफ वगैरह आते ही नहीं है तब तो टाइम लगेगा ही लगेगा। चलिए भाई, ओके बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन जिसकी आपको डोमेन और को डोमेन, एक दूसरा फंक्शन है जी, उसकी भी आपको डोमेन और को डोमेन गिवन है। आपसे पूछा जरा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx and y equal to gx and x equal to 0। लेकिन बच्चों यहाँ पर कर्व ऐसे दिए गए हैं कि आपको कर्व समझने में टाइम लग सकता है, इसलिए पहले कर्व को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहला कर्व है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला कर्व है बच्चों, उसमें लिखे है कि fx जो है आपका डिफाइंड है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? अगर आप मॉड के अंदर का नंबर क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं, और एक बार मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव मानेंगे। तो बच्चों जब आप मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव मान, तो उसका मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। और बच्चों e की पावर x माइनस 1 माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस टाइम्स x माइनस 1, यानी आपका फंक्शन हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x। ये फंक्शन होगा जब x क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 1। और जब बच्चों x लेस देन 1 है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो वो e की पावर x माइनस 1 माइनस टाइम्स e की पावर x माइनस 1, तो वो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपका ग्राफ हो गया, पैटर्न हो गया फंक्शन का, कि वो फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। क्या मेरी बात आप समझ गए होंगे? फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इसका f डैश x भी साथ में ही निकाल लो, क्योंकि उसी से आपको ग्राफ का पैटर्न पता पड़ेगा। तो पहले तो 0 हो जाएगा लेस देन 1 के लिए। ध्यान से देखिए, जब आप इसका f डैश x निकालोगे तो लेस देन 1 के लिए तो वो क्या होगा? 0 ही होगा। लेकिन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 1 के लिए बताइए, ग्रेटर देन 1 के लिए आपको क्या दिखाई देता है? जब आप इसका f डैश x निकालोगे तो e की पावर x माइनस 1 आएगा, ठीक है। और
फिर e की पावर 1 माइनस एक्स होगा, तो माइनस 1 माइनस एक्स का करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो e की पावर 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं f डैश एक्स आपने किसके लिए निकाला है, x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। और अब आपको चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होते हैं वो तो वैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि f डैश एक्स आपका क्या है बच्चों, वो पॉजिटिव है। किसके लिए, x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब fx आपका कैसा है, fx आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसके लिए, x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। तो बच्चों अगर आप इसका रफली ग्राफ का पैटर्न निकालोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा ग्राफ का पैटर्न क्या। ग्राफ का पैटर्न ये है कि x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है तो उसका फंक्शन का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 0। यानी y इक्वल टू 0 जो है वो कहां तक है, y इज इक्वल टू 0 जो है वो x लेस देन 1 के लिए है। और 1 के बाद बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ग्राफ आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। उसी तरीके से बच्चों आप gx को डिफाइन करो। जब आप gx को डिफाइन करोगे तो आपको कुछ और बातें मिलेंगी। gx क्या है बच्चों, वो है, उसमें मॉड नहीं लगा है, उसमें लिखा है 1/2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ठीक है। अब बच्चों gx कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ है ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन चलो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1, और इसको अगर आप लिख सकते हो तो e की पावर माइनस टाइम्स x माइनस 1 लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है। और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या लगा सकते हैं, am ग्रेटर देन gm की हमें याद आनी चाहिए। नहीं याद आती है तो उसका मतलब आपने पढ़ाई बहुत कम की है। तो आप दो नंबर ले लीजिए, एक e की पावर x माइनस 1 है और एक 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 है। तो इनका am क्या होगा, इनका am होगा इनका सम डिवाइड बाय 2, और इनका gm क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। gm होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। a है आपका e की पावर x माइनस 1, b है आपका 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमें पता पड़ गई, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। तो बच्चों अगर हम इसको इसकी लीस्ट वैल्यू 2 से रिप्लेस करेंगे, इसको इसकी लीस्ट वैल्यू 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, और 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ये निकाल दिया कि gx की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। यानी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू 1। 1 से बड़ी भी हो सकती है लेकिन लीस्ट वैल्यू तो 1 ही है। और 1 कब होगी, मिनिमम वैल्यू, वो 1 कब अटेंड करेगा, वो मिनिमम वैल्यू 1 तभी अटेंड करेगा जब x इक्वल टू क्या हो, 1। क्योंकि x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर 0, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या समझ में आता है। तो x इक्वल टू 1 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों हमको क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इसके ग्राफ का नेचर क्या होगा। ग्राफ का नेचर, ग्राफ का नेचर अगर आप समझ गए तो समझ लो काम हो गया। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका जरा ग्राफ बना सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 है, ये तो आप समझ चुके हो। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 पर है, ठीक है। और आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों आप gx का ग्राफ बना पाओगे, 1 पर मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है और 1 के राइट हैंड साइड पे देखना है। तो 1 के राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। आपको ग्राफ का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ग्राफ का पैटर्न कैसे बनने वाला है। जैसे आपने ऊपर वाले ग्राफ के लिए डिसाइड किया वैसे आप नीचे वाले ग्राफ के लिए डिसाइड करो। आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। मिनिमम वैल्यू है उसकी x इक्वल टू 1 पर, यानी यहां पर ग्राफ की यहां से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और इस ग्राफ का नेचर अगर आप समझ पा रहे हो
तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होगा, ये इसके ग्राफ का नेचर होगा। अगर आप इसको समझ पाते हो, आपने मैथ्स वगैरह पढ़ रखी है, तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होगा। तो बच्चों आपको ग्राफ का नेचर समझ में आए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ ही नहीं समझ में आएगा तो आप एरिया कहाँ से निकालोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि ग्राफ समझ में आ जाए तो आपको एरिया तो फिर तुरंत समझ में आ जाएगा कि एरिया कौन सा है। ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा कि ये दोनों ग्राफ आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चों जब आप दोनों ग्राफ को आपस में इक्वल करोगे तो यानी कि e की पावर मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x जो होगा वो इक्वल हो जाएगा gx के, मतलब fx और gx आपस में इक्वल हो जाएंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो मैंने ये बच्चों कर दिया। और बच्चों यहाँ पे लॉग वगैरह लेके जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 प्लस ln√3। तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आएगा 1 प्लस ln√3। ये बच्चों आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। आप चाहे तो उसको घर पे एक बार दोबारा भी सोचिएगा, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसको घर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों उसके बाद एरिया आप जानते ही हैं, एरिया कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे 0 से 1। तो ऊपर किसका ग्राफ है, gx का, और gx की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, उसको वहां पे डाल दीजिए। gx की वैल्यू क्या है, 1/2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। तो ये gx हो गया, ठीक है। आप इसका एरिया निकालोगे, फिर दूसरे रीजन में 1 से आपकी लिमिट जाएगी 1 प्लस ln√3। फिर उसमें ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला किसका ग्राफ है, gx का, नीचे वाला fx का। तो gx का और fx में ग्राफ क्या है 1 से बड़े में, वो है e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x, ये हो गया। और माइनस नीचे वाला ग्राफ क्या है, वो fx का है, वो है आपका 1/2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। आई थिंक ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको उसको सॉल्व करना है। जब बच्चों आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया निकल करके आएगा, और जब आप एरिया निकालोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, दिस इज 2 माइनस √3 प्लस 1/2 टाइम्स e माइनस e की पावर -1। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो बच्चों फर्स्ट पार्ट होगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये स्लाइटली डिफिकल्ट में आता है, और इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर सेक्शन में 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस में से 50% तो अटेम्प्ट करना ही होता है। तो 3 क्वेश्चन भी हर सेक्शन से अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो काम बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में आता है, मॉडरेट भी नहीं है ना इजी है, ये डिफिकल्ट में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में ही अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ग्राफ नहीं आते हैं बनाने, उनको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अगर लास्ट में अटेम्प्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा।